Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. After a long interval, I will going to discuss about law of ideal gases. आदर्श गैस के जो समीकरण होते हैं या जो नियम होते हैं नियम जो होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इनके बारे में एक समझ उत्पन्न करेंगे। जो केमिस्ट्री होती है या फिजिक्स दोनों के अंदर ही ये नियम पढ़ाए जाते हैं और साथ में ये जो साइंटिस्ट थे इनका पिक्चर भी आपको साथ में लगा दूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि जिन्होंने ये नियम दिया था वो वाकई में दिखते भी कैसे थे। जैसे हम आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं, आइंस्टीन को देख रखा है, तो इन साइंटिस्ट को भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना किसी टाइम को खराब किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बायल का नियम क्या होता है। बायल का नियम जिसको मैं इंग्लिश में लिख रखा है, इसको हिंदी में समझा दूंगा, इंग्लिश में समझा दूंगा। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं किसी गैस का, अगर हम उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर और उसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, तो जो प्रेशर होगा वो उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक नियत ताप पर हम किसी गैस को रखते हैं और उस पर अगर हम दाब लगाते हैं तो दाब जो होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम किसी कंटेनर के अंदर या किसी जो हम बोलते हैं सिस्टम के अंदर हम गैस को रखते हैं तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाएगा, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये हम जानते हैं। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन जो होगा, सीधी बात है, पिस्टन के अंदर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है। तो ये नियम यही कहता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर नियत ताप है, तो वहाँ पर P जो होता है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसको लिखने का तरीका PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मतलब P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी और इसको ही हम बोलते हैं बायल का नियम। ये जो नियम होता है ये सभी नियम जो होते हैं आदर्श गैस के ऊपर लागू होते हैं, सामान्य गैसों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। आदर्श गैस के नियम है ये। तो पहला, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज P प्रोपोर्शनल टू 1/V और PV इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बायल्स लॉ। इसे हम बायल का नियम कहते हैं। अब आइए शुरू करते हैं चार्ल्स का नियम। जो चार्ल्स का नियम होता है वो क्या होता है। चार्ल्स का नियम हमें ये कहता है कि यहाँ पे अगर हम जो प्रेशर होता है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, मतलब हम किसी गैस को एक कंटेनर में रखें, उसके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर लगा दें, एक फिक्स पास्कल का हम प्रेशर लगा दें, और उसके बाद अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो सीधी बात है गैस का जो होगा आयतन बढ़ेगा। मतलब अगर दाब नियत है तो अगर हम उसके ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो आयतन हैगा वो बढ़ेगा, मतलब गैस के अंदर प्रसार होगा तो सीधी बात है आयतन ज्यादा होगा। और अगर ताप कम होगा तो गैस क्या होगी, ठंडी होकर कम वॉल्यूम या कम आयतन को ग्रहण करेगी। दैट इज गिवन वॉल्यूम, किसी गैस के लिए गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T। गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि किसी दिए गए ताप पर या नियत ताप पर जो गैस का आयतन होता है वो उसके टेम्परेचर जो ताप होता है उसके समानुपाती होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T। और इसको लिखने का तरीका यह है कि अपॉन में T आएगा तो यहाँ पे बाहर क्या लग जाएगा, बराबर में कांस्टेंट लग जाएगा। तो V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं चार्ल्स का नियम। अब इसके बाद जो गैलुसक होता है, गैलुसक का नियम क्या होता है, पिक्चर आपका साइड में चल रहा होगा, वो हम देख सकते हैं कैसे गैलुसक जो थे वो कैसे थे। तो गैलुसक का जो नियम था वो क्या बोलता है, गैलुसक के नियम को हम दाब का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब का नियम या प्रेशर लॉ, PRESSURE, प्रेशर लॉ, दाब का नियम। मतलब जैसे बायल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम होगा, वैसे गैलुसक के नियम को हम दाब का नियम भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये ताप कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे जो रहता है ये दाब कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे जो रहता है वो आयतन कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है। तो ये इस नियम को सिंपली दाब का नियम कहते हैं, ये समझ लीजिए। तो ये जो नियम है वो क्या स्टेट करता है, वो हम देखते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। मतलब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे, मतलब अगर गैस को हम किसी फिक्स कंटेनर के अंदर फिक्स कर दे, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स कर दे, 1 क्यूब कर दे, 1 मीटर क्यूब कर दे, अगर हम फिक्स वॉल्यूम के अंदर गैस को लेते हैं तो उसके ऊपर जितना भी प्रेशर लगाएंगे वो उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रेशर जैसे ज्यादा बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर अगर कम करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम मतलब वहां पे हो जाएगा। आपने देखा होगा पिस्टन के ऊपर जब हम पंप से हवा भरते हैं तो पिस्टन के ऊपर जितना दाब लगाते हैं, एक तो घर्षण से, दूसरा उसके ऊपर जो दाब, गैस के ऊपर जो दाब पड़ती है उससे भी गैस का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है।
और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जूल थॉम्पसन इफेक्ट। उसके अंदर गैस जब प्रसारित होती है तो वो ठंडी होती है। कहने का मतलब ये है कि गैस जब उसके अंदर एक्सपांशन होता है तो उसका एक्सपांशन मतलब प्रेशर कम होता है तभी एक्सपांशन होगा। तो प्रेशर जब कम होता है तो वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। दैट इज इसका इन्वर्सली अगर हम करें, मतलब अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारे भरे हुए जो कंटेनर होते हैं उनके अंदर गैस जो होता है उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। एक नियत आयतन पर दिए गए गैस का जो दाब होता है वो उसके ताप की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये जो था ये गैल-लुसाक ने नियम दिया था और यह भी आइडियल गैस के लिए नियम दिया था। इसे हम P/T इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। उसको अलग अलग तरीके से किस प्रकार से लिखा जा सकता है नियम को, वो भी मैंने आपको लिख दिया है। इनको अगर आप कमेंट करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए इनको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं तो मैं आपको वो भी कर दूंगा। जनरली गैल-लुसाक का नियम, एवोगैड्रो का नियम और ये जो ग्राम का विसरण नियम होता है इसे एस्टिमेट किया जाता है और ये बहुत छोटे नियम होते हैं, आराम से समझ में आ जाते हैं। अब अमीडियो, एवोगैड्रो, इनका नाम बहुत बड़ा है, एकदम पता जैसा लगता है, जिसको हम लोरेंजो रोमानो अमीडियो अवोगैड्रो कहते हैं। ये इनका आप एलियन टाइप से चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इनकी व्यक्तित्व है ऐसा। हम देख सकते हैं ये क्या नियम बोलते हैं। अवोगैड्रो का जो नियम होता है वो क्या बोलता है। अवोगैड्रो का जो नियम होता है वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं। N1 जो N2 है ये डिफरेंट गैसों के नंबर ऑफ मोल्स हैं और PVT इक्वल टू PVT यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि क्या बोलने वाला है। तो अवोगैड्रो का नियम कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस, जितने भी गैसेस होते हैं उनका जो अलग अलग अणुओं की जो संख्या होती है एट इक्वल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। किस किस पर, इक्वल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर समान ताप, समान दाब और समान आयतन पर अगर किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग गैसों के जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो उनकी जो संख्या होगी इन समान ताप, दाब और आयतन पर एट इक्वल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर वो क्या होगी, इक्वल होगी। कहने का मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर ये दोनों ही गैसों के लिए इक्वल कर दिए जाए, मतलब जिस कंडीशन में पहली गैस है उसी कंडीशन में दूसरी वाली गैस रख दिया जाए इक्वल, बिल्कुल उसी कंडीशन में, तो पहली वाली गैस में उस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे जो भी हमने कांस्टेंट का रखा उस पे जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे दूसरी गैस के भी उसी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब N1 इक्वल टू N2 होगा एट कांस्टेंट PVT। अगर कांस्टेंट PVT है, PVT का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। दाब, आयतन और ताप अगर नियत कर दिए जाए किसी गैस के, किन्हीं दो गैसों के, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। ये अवोगैड्रो ने कहा था। इस हिसाब से चाहे कोई सी भी गैस हो, अगर उसे हम एक सुटेबल एटमॉस्फेयर देते हैं जिसके अंदर उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर हम नियत कर दें अलग अलग गैसों के लिए, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। और यही जो होता है ये अवोगैड्रो का नियम कहलाता है। अब इसको हम लास्ट नियम के ओर बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राम का विसरण नियम या ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। डिफ्यूजन लॉ का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस अगर कहीं से लीक हो रही है तो उसके अंदर हो रहा है डिफ्यूजन हो रहा है, विसरण हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका डिफ्यूजन होता है, उसे विसरण कहते हैं। माइग्रेशन करना कोई मिला कह सकते हैं। तो ग्राहम ने जो बताया था वो ये बताया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पे कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर की बात, अगर कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब जो यहाँ पे आर है, जो डिफ्यूजन की दर होगी, मतलब जो विसरण की दर होगी कि मतलब कौन सी गैस कितनी तेजी से विसरित हो रही है, वो जो होगी ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी रो ऑफ द गैस। कहने का मतलब ये है कि गैस की डेंसिटी जो रो होती है उसका अगर रूट ले लें तो उसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो आर की क्या होगा, प्रोपोर्शनल कहलाएगा। इनवर्सल जो होगा वो आर के प्रोपोर्शनल कहलाएगा। मतलब यहाँ पे अगर डेंसिटी ज्यादा होगी गैस की तो यहाँ पे जो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो गैस का जो डिफ्यूज़न होगा वो धीरे धीरे होगा, और डेंसिटी अगर कम होगी तो सीधी सी बात है गैस का जो डिफ्यूज़न होगा वो ज़्यादा तेजी से होगा। कहने का मतलब गैस अगर भारी होगी तो वो धीरे धीरे विसरित होगी और गैस अगर हल्की होगी तो तेजी से विसरित होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन गैस की हम बात करें तो सबसे हल्की गैस होती है, और अगर हम उसको कांस्टेंट प्रेशर पे रख दें, मतलब अलग अलग है, नाइट्रोजन ले लें हम, हाइड्रोजन ले लें हम, ऑक्सीजन ले लें। मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले रखा है, एक मैंने नाइट्रोजन ले रखा है और दूसरा मैंने यहाँ पे ले रखा है ऑक्सीजन। अब इनको हमने कांस्टेंट
प्रेशर पर रख दिया है तो सबसे तेजी से यहाँ पे डेंसिटी जो होती है हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है, तो सबसे तेजी से ये फैल जाएगी। उसके बाद ये फैलेगी, ऑक्सीजन जो होगी सबसे धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, उसका डिफ्यूजन होगा, मतलब वो धीरे धीरे फैलेगी। अगर चेन कर दिया जाए तो उसके अंदर से निकलने की जो रेट होगी, जो वहां से लीक करने की रेट होगी, वो हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, उससे कम नाइट्रोजन की होगी और सबसे कम ऑक्सीजन की होगी। क्योंकि ये 1 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे और ये 8 नंबर पे है। हम चाहे तो फ्लोरीन क्लोरीन की बात कर दें, जो उससे बड़ी गैसेस होती हैं। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसकी बात हम करते हैं। दैट इज यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, 1/√√ρ। कहने का मतलब एक नियत दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व रो के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, जिसको हम यहाँ पे लिख चुके हैं, R प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। ये फॉर्मूले अगर आपको समझने आ गए तो किसी भी नियम को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इस फॉर्मूले को दे के ही हम क्या करते हैं, मैं जो होता पर्सनल में जो होता वो इस टाइप से इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो आप भी अगर ये फॉर्मूले पढ़ना सीख जाएंगे तो अपने आप किसी भी नियम को, मैं तो बोलता हूँ एक फॉर्मूला जो होता है वो कुल नियम का क्या होता है, समरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसका एक छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हमें ये बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितनी कितनी हैं। वैसे ही ये फॉर्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि जो गैसेस होती हैं, मतलब ये जो नियम होते हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो इस आप पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो आगे आपके पास आते रहेंगे और आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।